सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी ने जापान की कुल मिला के 2728 शिप्स को डुबाया था, जिसमें से 2117 मर्चेंट शिप्स थी। मर्चेंट शिप्स उन बड़े जहाज़ों को कहते हैं जो बहुत सारा सामान कार्गो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इन जहाज़ों को ज़्यादातर सिविलियन यूज़ के लिए और ट्रेड व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है। कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, ये सारे मर्चेंट शिप्स के एग्जांपल हैं। तो यूएस नेवी ने कुल मिला के ऐसी 2117 शिप्स को डुबाया था। और इन शिप्स को डुबाया कैसे था, इस ग्राफ को देखिए। माइंस ने कुछ शिप्स को डुबाया, उससे थोड़ा ज़्यादा लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट ने, उससे और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने, पर सबसे ज़्यादा मर्चेंट शिप्स को डुबाया था सबमरीन्स ने। ये सारे नंबर्स मैंने यूएस नेवल हिस्ट्री की वेबसाइट से लिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखने से और इस कंपैरिजन से पता चल रहा है कि यूएस नेवी ने जापानीज शिप्स को अटैक करने के जो तरीके यूज किए थे उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव था सबमरीन्स। तो यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल कि यहाँ पे सबमरीन्स ही इतनी ज्यादा इफेक्टिव क्यों थी, और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब जापान ये देख रहे थे कि उनकी मर्चेंट शिपिंग इतनी बुरी तरह सबमरीन्स के अटैक्स की वजह से डैमेज हो रही है, तो इसको रोकने के लिए, अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जापान ने कुछ किया क्यों नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सबमरीन्स के अटैक से अपनी मर्चेंट शिप्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में ही इसका एग्जांपल है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जब बैटल ऑफ अटलांटिक के दौरान जर्मन सबमरीन्स एलाइड शिपिंग को अटैक कर रही थी, तो उन्होंने अपनी शिप्स को कॉन्वॉयज में डाल के प्रोटेक्ट किया था। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, पर यहां पे मेन बात यह है कि सबमरीन्स के अटैक से अपनी मर्चेंट शिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इस एरिया में जापान फेल हुए। हालांकि ये फेलियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, पर इस फेलियर की शुरुआत लगभग 50 साल पहले हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है 1900s के आसपास। उस जमाने में पूरी दुनिया में ब्रिटेन की नेवी को सबसे ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न माना जाता था। इनफैक्ट जर्मनी के एम्परर काइजर विलियम II भी इतने इंप्रेस हुए थे जर्मन नेवी को देख के वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, कि उन्होंने कहा था कि उनके देश में भी एक स्ट्रांग नेवी बनेगी ताकि जर्मन नेवी ब्रिटिश नेवी को चैलेंज कर सके। ठीक जर्मनी की तरह जापान भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश नेवी से इंस्पायर होकर। जैसे जापान ने अपनी नेवी को स्ट्रांग करने के लिए नए तरीके अपनाए, वैसे ही आजकल के बिजनेसेस में अपने काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, कोई रिक्रूटमेंट फर्म या फिर रियल एस्टेट बिजनेस, इसमें आपको अपने क्लाइंट्स या एम्प्लॉइज या यूजर्स के साइन की जरूरत होती है। फिजिकल पेपर्स पे साइन करवाना और स्टोर करना इज नॉट ओनली हेक्टिक, बट इनको स्टोर करना और इंडिविजुअली ट्रैक करना इज क्वाइट अ चैलेंज। यहाँ आपकी मदद करता है Odoo, एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपको मल्टीपल एप्स ऑफर करता है एक सिंगल सॉफ्टवेयर में, और अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को साइन, स्टोर और मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है Odoo का ई-साइन ऐप। इसमें आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको आपके क्लाइंट से चाहिए, जैसे नेम, डेट और साइन, वो आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। ये सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद आप अपने कस्टमर या यूजर के ईमेल आईडी पे डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो अलॉन्ग विद वैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट। फिर आप इस डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में कोई क्लाइंट या कोई यूजर या कोई एम्प्लॉय है जिसको आपको भेजना है, तो आप यहीं से डायरेक्टली भेज सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स के साइनिंग प्रोसेस को इंप्रूव और डिजिटाइज करने के लिए यू कैन यूज Odoo's साइन ऐप। Odoo की पहली ऐप फॉरएवर फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टॉपिक पे वापस आते हैं। 1900s के आसपास जापान 2 बड़ी लड़ाइयों में शामिल हुए थे। एक था फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर जो चाइना के साथ हुआ था, ये 1894 से 95 तक चला था, और दूसरा था रूसो जापानीज वॉर जिसमें रशिया के साथ लड़ाई हुई थी और 1904 से 1905 तक चला था। इन दोनों लड़ाइयों में जापान की जीत हुई थी। इन दोनों जीतों में जापान की नेवी का एक रोल था। तो इसी वजह से इन दोनों लड़ाइयों के दौरान जो भी सिस्टम, स्ट्रैटेजीज और डॉक्ट्रिन्स इन्होंने बनाई, वही आगे आने वाले सालों में वो लोग यूज करते रहे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो स्ट्रैटेजी और सिस्टम यूज करके हमने इन दोनों लड़ाइयों को जीता है, आगे भी हम वैसे ही जीत सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको अपनी हार के साथ साथ अपनी जीतों से भी सीखना होता है। परंतु यहां पे समस्या ये थी कि इन दोनों लड़ाइयों से जितने उन्होंने लेसन्स लिए थे वो सारे फ्लीट बैटल्स के रिगार्डिंग थे। फ्लीट यानी बहुत सारी शिप्स का एक ग्रुप। तो जापानीज नेवी ये समझ रही थी कि अगर हमको बड़ी नेवल लड़ाइयों में जीतना है तो हमको फ्लीट एक्शंस करने हैं, यानी फ्लीट ऑन फ्लीट, आपको अपनी फ्लीट को यूज करके सामने वाली फ्लीट को डैमेज करना है। ये उनका मेन लेसन था। वो ऑफेंसिव एक्शंस के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, और इसीलिए अपनी शिपिंग को, अपने मर्चेंट वेसल्स को प्रोटेक्ट करना उनके प्रायोरिटी में बहुत नीचे था। उसके बाद आता है 1914 का महायुद्ध,
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस लड़ाई में जापान एलाइड साइड की तरफ से लड़ा था और इसमें ज्यादातर एक्शन जो हुआ था वो यूरोप में और अफ्रीका में हुआ था। इसी वॉर में पहली बार जर्मनी ने भी अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। यानी उन्होंने ये कह दिया था कि वॉर जोन में अगर कोई भी शिप आती है, चाहे वो मिलिट्री की शिप है चाहे वो सिविलियन शिप है, उनको जर्मनी की सबमरीन्स अटैक करेंगी। इस तरह के अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की वजह से बहुत सारी एलाइड शिप्स को नुकसान हुआ था और इसी वजह से ब्रिटिश लोग इस होड़ में लगे हुए थे कि कैसे इस सबमरीन के चैलेंज को टैकल किया जाए। और फिर ब्रिटिश लोगों ने ही एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए वेपन का आविष्कार किया जिससे वो जर्मन यूबोट्स का सामना कर सकते थे। इस वेपन का नाम था डेप्थ चार्ज। यह आविष्कार कैसे हुआ था, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, उसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब डेप्थ चार्जेस सबमरीन्स के अगेंस्ट यूज होने लगे तब सबमरीन्स को नुकसान होना शुरू हुआ। तो यह दिखाई पड़ रहा था कि डेप्थ चार्जेस से आप सबमरीन्स को टैकल कर सकते हो। ये सब कुछ होते हुए जापान की नेवी देख रही थी और वो ये भी जानते थे कि उनका देश छोटा है और उनको नेवी की बहुत सख्त जरूरत है। फिर भी उन्होंने सबमरीन्स के चैलेंज को टैकल करने के लिए, यानी ASW जिसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर कहते हैं, उस एरिया में कोई नई स्ट्रैटेजीज, कोई नए सिस्टम्स नहीं बनाए, ये देखने के बावजूद कि सबमरीन्स कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब जापान के नेवल वॉर कॉलेज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में लेसन लिए जाते थे तो उसमें भी लोग खास इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उसमें उतना एंथुजियाज्म नहीं था लोगों का। और इसका रीजन है उस समय का जापानीज कल्चर। देखिए, उस जमाने में जापानीज नेवी का ऐसा रवैया था कि हमको अगर कीर्ति, गौरव प्राप्त करना है तो हमको ऑफेंसिव एक्शन करना है, हमको एग्रेसिव तरीके से एनिमी के ऊपर अटैक करना है और अपनी मर्चेंट शिप को प्रोटेक्ट करना, जो कि एक निचले प्रायोरिटी का या फिर एक छोटा काम माना जाता था, इसके बारे में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जापान एलाई साइड की जीत हुई, पर उसके बाद 1922 तक आते आते अब जापान और यूएस के रिलेशंस में थोड़ा तनाव आने लगा और इसीलिए फिर अब जापान की गवर्नमेंट ने अपनी नेवी को मजबूत बनाने का प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि यूएस एक मेजर नेवल पावर है और अगर उनसे दुश्मनी करनी है तो हमारी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए। परंतु जहां एक तरफ यूएस था, वहीं दूसरी तरफ जापान की रशिया के साथ भी दुश्मनी थी। वो जानते थे कि एक बार पहले 1904, 1905 में वो रशिया से लड़ाई कर चुके हैं और अभी भी इनके साथ रिलेशंस कुछ खास नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जापान को रशिया के ऊपर अटैक करना पड़े और वो अटैक होगा एक लैंड इन्वेजन, यानी कि आर्मी का यूज होगा। तो अब जापान की गवर्नमेंट दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ था नेवी के ऊपर खर्चा करना ताकि वो यूएस को काउंटर कर सके और दूसरा था आर्मी के ऊपर खर्चा करना ताकि रशिया को काउंटर कर सके। तो ये देखिए आप, जापान एक छोटा कंट्री है और उसने पंगा ले लिया था दो बड़े बड़े कंट्रीज के साथ। अब जापान छोटा कंट्री है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो उनका बजट भी लिमिटेड था। तो इसी वजह से जो थोड़ा बहुत बजट मिला मिलिट्री को, वो दो हिस्सों में बढ़ गया और जो नेवी को बजट मिला उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा जा रहा था एग्रेसिव एक्शन की तरफ, यानी डिस्ट्रॉयर्स बनाना, बैटलशिप्स बनाना और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW के प्रति कुछ खास स्टेप्स लिए ही नहीं रहे थे वो लोग। तो 1930s में जापान ने अपनी नेवी को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज तो किया, पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे कुछ खास काम नहीं हुआ। इसका एक रीजन ये भी था कि जापानीज नेवी की लीडरशिप ये एज्यूम कर रही थी कि जब उनकी यूएस नेवी के साथ लड़ाई होगी तो ज्यादातर जो उनकी जीत हार का फैसला होगा वो फ्लीट एक्शंस में होगा, यानी बैटलशिप वर्सेस बैटलशिप होगा और उसी में लड़ाई का परिणाम निकलेगा। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी मर्चेंट शिपिंग पे जितना नुकसान होगा उससे इस लड़ाई की हार जीत का फैसला होगा। इनफैक्ट उन्होंने एक एस्टिमेट भी दिया था कि लड़ाई के हर साल में उनका कितना शिपिंग का लॉस होगा। आप नोटिस करेंगे कि जब भी शिपिंग लॉसेस की बात होती है तो अक्सर ग्रॉस टन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका रीजन ये है कि इस नंबर से हमको पता चलता है कि हमने कितनी शिपिंग कैपेसिटी को लूज कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश ने 1000 ग्रॉस टन्स के एक शिप को लूज किया, यानी उस देश ने 100,000 क्यूबिक फीट का स्पेस वॉर में लूज कर दिया। तो जितना ज्यादा ग्रॉस टन्स का लॉस होता है उतना बड़ा आपका नुकसान होता है। जापानीज नेवी के एक सीनियर अफसर ने एक बुक लिखी है, द नेवीज रिफ्लेक्शन। उसमें उन्होंने बताया है कि नेवी के जनरल स्टाफ ने कुछ ये एस्टिमेट्स किए। उन्होंने कहा था कि वॉर के पहले साल में 8 लाख से 11 लाख ग्रॉस टन्स का नुकसान होगा, दूसरे साल में 7 लाख ग्रॉस टन्स और उसके अगले साल 8 लाख ग्रॉस टन्स का नुकसान होगा। उन्होंने पहले साल में सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए कहा था क्योंकि जब वॉर शुरू होता है तो शुरू में ज्यादा नुकसान होता है और उनके पास कोई एंटी सबमरीन सिस्टम्स भी नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने खुद भी इस बात को माना था कि उनके पास एंटी सबमरीन सिस्टम्स नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कुछ उसके लिए किया नहीं। अक्टूबर 1941 में, यानी पर्ल हार्बर के अटैक के एक महीने पहले, जापानीज नेवी के एक सीनियर अफसर ने कहा था कि अगर हमको यूएस के साथ लड़ाई में सक्सेसफुली डटे रहना है तो हमको हर साल कुछ शिप्स बनानी पड़ेंगी और थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हर साल होगा। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा था कि वो हर साल 8 लाख से 10 लाख ग्रॉस टन्स का शिपिंग लॉस झेल सकते हैं, पर उसमें कंडीशन है, उनको हर साल 6 लाख ग्रॉस टन्स की नई शिपिंग बनानी है, नया कंस्ट्रक्शन करना है।
पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जब वॉर शुरू हुआ। तो इन सारे आंकड़ों को देख के साफ पता चलता है कि जापानीज नेवी के हाई कमांड को ये साफ पता था कि उनकी मर्चेंट शिपिंग कितनी वल्नरेबल है, उस पर अटैक हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं इसको ठीक करने के लिए। जापानीज नेवी की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती थी उनको डिसाइड करता था उनका ऑपरेशंस डिवीजन, और इस डिवीजन के 2 हिस्से थे। पहला सेक्शन कंबाइंड फ्लीट ऑपरेशन से रिलेटेड था और इसमें लगभग 10 ऑफिसर्स थे। इसमें वो ये प्लान करते थे कि हमको कंबाइंड फ्लीट के ऑपरेशंस कैसे करने हैं, कैसे अटैक करना है, बड़े शिप्स का मूवमेंट कैसे करना है। जो दूसरा सेक्शन था वो बाकी नेवल बैटल के छोटे एस्पेक्ट से रिलेटेड था, जिसको छोटा मान रहे थे, और इसमें कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 अफसर थे, और उसमें भी मर्चेंट शिपिंग का जो प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक अफसर पे दी गई थी। आप कंपेयर करके देखिए, इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप यूरोप में देखें तो ब्रिटेन ने अपनी मर्चेंट शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना बड़ा सिस्टम बना के रखा था। अपनी एडमिरल्टी के अंदर उन्होंने एक अलग सेक्शन बना के रखा था, एक एस्कॉर्ट ग्रुप था उनका। पर वहीं अगर आप जापान की नेवी देखें तो उन्होंने कितने कम रिसोर्सेज दिए थे अपनी शिपिंग को बचाने के लिए। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया। अब ये दोनों कंट्रीज ऑफिशियली एट वॉर थे। अमेरिका के पास एक अच्छी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी और जापान के पास कोई खास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं थी, और उनके पास ASW सिस्टम्स भी नहीं थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि वॉर शुरू होने के स्टार्टिंग के महीने में जापान को साउथ पैसिफिक के एरिया में जीत मिल रही थी। इस एरिया में जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज थी उनको एक एक करके जापान ने कैप्चर करना शुरू किया, और इसी की वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए हमारे फ्लीट एक्शंस ही हमको जिताएंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी मर्चेंट शिपिंग पे और ध्यान नहीं दिया। पर अप्रैल 1942 तक आते आते उन्होंने देखना शुरू किया कि हमारी मर्चेंट शिपिंग थोड़ी इफेक्ट हो रही है, इस पे अमेरिकन सबमरीन्स अटैक कर रही हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हमको इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर फाइनली उन्होंने ASW के लिए 2 एस्कॉर्ट ग्रुप्स बनाए। अब ये एस्कॉर्ट ग्रुप क्या होता है? जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप सबमरीन से टक्कर नहीं ले सकते। वर्ल्ड वॉर 2 में ही ब्रिटेन ने ये चीज बहुत अच्छे से की थी। वो अपनी मर्चेंट शिपिंग को प्रोटेक्ट करते थे कॉन्वॉय सिस्टम्स को यूज करके। कॉन्वॉय सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली नेवी एंथुसियास्ट के लिए, तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, बट इसमें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे कंट्री है जो अपनी शिपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे जापान हो गया, तो उनको अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, और ये ब्रिटेन कर रहा था। जब उनकी मर्चेंट शिप्स उनके देश से निकलती थी या फिर अमेरिका से उनकी तरफ आती थी, तो उनके साथ एक एस्कॉर्ट ग्रुप होता था, यानी कुछ नेवी की ऐसी शिप्स जो उनकी बॉडीगार्ड की तरह काम कर रही हैं। तो मान लीजिए कि आपकी 40 मर्चेंट शिप्स चल रही हैं, उनके आसपास उनके बॉडीगार्ड बनके चलती थी नेवल शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, आपके फ्रिगेट्स हो गए, जो कि जब देखती थी कि सबमरीन्स आ रही हैं तो उनके पास जाके उनको इंगेज करती थी। इससे होता यह था कि सबमरीन्स उतनी आसानी से मर्चेंट शिप्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाती थी। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉन्वॉय सिस्टम कंप्लीटली इफेक्टिव ही था, मतलब 100% सक्सेसफुल था, ऐसा भी नहीं था। पहले मान लीजिए कि जब ये कॉन्वॉय सिस्टम नहीं था तो अगर आपने 40 शिप्स लॉन्च की तो सिर्फ 15-20 ही आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचती थी। रास्ते में 20 शिप्स को ये सबमरीन्स डुबा देती थी। पर जब ये कॉन्वॉय सिस्टम आने लग गया, फिर रडार सिस्टम डेवलप हो गया और ये टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हो गई, तो ऐसा होने लगा कि 40 शिप्स जा रही हैं तो 35-36 शिप्स भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी, सिर्फ 3-4 शिप्स का रास्ते में नुकसान होगा। इनफैक्ट इस कॉन्वॉय सिस्टम के बारे में कमाल की मूवी आई थी साल 2020 में। इस मूवी में टॉम हैंक्स हीरो है। अगर आपको नाम पता है इस पिक्चर का तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो इस तरह से कॉन्वॉय सिस्टम की इफेक्टिवनेस को देखते हुए ASW के लिए जापान ने ये 2 एस्कॉर्ट ग्रुप्स बनाए, पर इन 2 एस्कॉर्ट ग्रुप्स में भी जो शिप्स थी वो बहुत पुरानी थी और संख्या में बहुत कम थी, तो बहुत फायदा नहीं हुआ ASW के एरिया में इन 2 एस्कॉर्ट ग्रुप्स का। फिर नवंबर 1943 में जाके, यानी वॉर शुरू होने के 2 साल के बाद, फाइनली जापान ने अपनी मर्चेंट शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया। इसका नाम रखा था ग्रैंड एस्कॉर्ट कमांड, शॉर्ट में GEHQ। ये उनकी मर्चेंट शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड कदम था, पर इससे जितना वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिला, क्योंकि ये नया डिपार्टमेंट या नया सेक्शन भी तब काम करता है जब उस सेक्शन को आप शिप्स दोगे, आप रिसोर्सेज दोगे। और 1943 तक भी जापानीज नेवी अपना ज्यादातर रिसोर्सेज जो है वो कंबाइंड फ्लीट के लिए दे रही थी। अल्टीमेटली फिर 1944 में जाके मिड फरवरी में जापान की नेवी ने अपने कॉन्वॉय सिस्टम को एक्टिवेट किया, और इसके बाद शुरू में उनको अमेरिकन सबमरीन्स के अगेंस्ट सक्सेस भी मिली, और ऐसा लगने लगा कि ये कॉन्वॉय सिस्टम अब इनकी मर्चेंट शिपिंग को बचा लेगा। लेकिन उसके बाद फिर यूएस ने वुल्फ पैक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी बहुत सारी अमेरिकन सबमरीन्स एक साथ इन कॉन्वॉयज के ऊपर अटैक करती थी, और फिर से वही बात आ गई कि GEHQ के पास उतनी डिस्ट्रॉयर्स, उतनी शिप्स, उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी मर्चेंट शिपिंग को बचा सकें। तो जब अमेरिका ने वुल्फ पैक टैक्टिक को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर से
जापान की नेवी बहुत तेजी से अपनी मर्चेंट शिपिंग को लूज कर रही थी। आगे आने वाले महीनों में जापान की नेवी को इस कॉन्वॉय सिस्टम की इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ में आई, पर फिर भी इनका जो एक्शन था, वो जो अपने रिसोर्सेज दे रहे थे, वो फिर भी कंबाइंड फ्लीट की तरफ ही दे रहे थे। इसीलिए उनका एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम यानी ASW कभी भी पूरे वॉर के दौरान अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाया। अगर इस पूरी सिचुएशन को आप देखें तो एक बात साफ निकल के आती है, जापान की नेवी ने इस पूरे वॉर के दौरान अपने कंबाइंड फ्लीट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपनी पब्लिक के सामने ये आइडिया प्रमोट किया कि फ्लीट बैटल्स कितनी जरूरी होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम बड़े फ्लीट एक्शंस करते हैं, जब हम अपनी फ्लीट को इस करके दुश्मन की फ्लीट को तबाह कर देते हैं, तो हम कितने बड़े हीरो बन जाते हैं। और इनफैक्ट जब फ्लीट एक्शंस में जापान की नेवी हारती थी तो उनके कमांडर सुसाइड भी कर लेते थे। इतनी बड़ी शर्म की बात थी फ्लीट एक्शंस में हारना। पर वहीं दूसरी तरफ जापान की नेवी लगातार ASW में यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में लगातार हार रही थी, पर इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस पे कोई सोच ही नहीं रहा था। अगर इसका आप बड़ा रीजन देखें तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। जब एक सेट बैटल होती है, जब एक साइड दूसरी साइड से लड़ती है, उसमें जीत हार होती है, तो आपको साफ दिखाई पड़ता है कि कौन यहां पे जीता है और किसकी यहां पे हार हुई है। पर जब कोई लड़ाई एक साथ बहुत सारी जगहों पे बहुत लंबे समय के लिए हो रही हो, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और उसको ट्रैक करना, उसको फॉलो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बड़े फ्लीट बैटल्स में जब जापान की नेवी जीतती थी तो वहां की पब्लिक खुश, और जब वो हारते थे तो वहां की पब्लिक दुखी होती थी। पर जो इतने साल तक ASW में जापान की नेवी हार रही थी, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। पर जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद जो कॉमर्स की वजह से जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा, जब वो दिखाई पड़ने लगा, तब जापान की गवर्नमेंट ने इस बात को एडमिट किया कि इस लड़ाई में उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी शिपिंग को डिफेंड नहीं कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक पूरी डिटेल सीरीज बना के रखी है, उसमें 75 एपिसोड्स हैं। उस सीरीज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं।